हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। तो आज हमारा 40 डेज लेक्चर की सीरीज में आज हमारा है डे 6 और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस की थ्योरी को। और देखिए, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चैप्टर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भले ही इस चैप्टर का वेटेज एग्जाम में कम हो, लेकिन इससे काफ़ी आसान क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो इसी आधार पर हमने पिछले 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया और उसी के आधार पर कुछ डेटा हमारे पास है यहाँ पर कुछ इस तरीके से कि अगर हम पूरे पेपर को देखें तो मैट्रिसेस चैप्टर होल पेपर के 2.77% वेटेज को कैरी करता है। और वहीं अगर हम टॉपिक वाइज एनालाइज करें तो इसी चैप्टर से लगभग देखिए 2024 में इससे एक क्वेश्चन पूछा गया और वहीं 2023 में इसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे गए और 2022 में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे गए। 2021 में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया, जो कि एवरेज क्वेश्चन की कैटेगरी में आ रहे थे, है ना। आपको याद रखना है कि इस चैप्टर को हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे लगभग इजी क्वेश्चंस की कैटेगरी में आ रहे हैं, है ना। ओके, तो आइए देखते हैं। तो यहां से आज के लेक्चर में सबसे पहले हम जानेंगे मैट्रिसेस होते क्या हैं, मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है, किसे हम मैट्रिसेस कहते हैं। आपको जानकारी होगी इसकी, लेकिन फिर भी हम आज आपको यहाँ पर रिकॉल करवाएंगे वापस से, ताकि आपको ये सब चीजें याद आ जाएं। उसके बाद हम जानेंगे मैट्रिसेस के अलग अलग प्रकार, हम जानेंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं, है ना। क्योंकि जब मैट्रिसेस के काफी ज्यादा टाइप बढ़ गए तो हमने इन्हें अलग अलग टाइप्स के फॉर्म में डिफाइन कर दिया। और इसी तरीके से हम बात करेंगे कि अगर हमें 2 मैट्रिक्स दिए गए हों तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिससे कि 2 मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगे। और उसके बाद हम जानेंगे कि मैट्रिसेस की अलजेब्रा क्या है। अलजेब्रा से आप समझ गए होंगे, हमारा मतलब है कि अगर हम 2 मैट्रिक्स का सम कर दें या डिफरेंस कर दें, या फिर हम किसी एक मैट्रिक्स में एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हम किन्हीं भी 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हम किन्हीं भी 2 मैट्रिक्स का डिवीजन ले लें, है ना। तो ये हम कैसे करेंगे वो हम यहां पर जानेंगे। किसी मैट्रिक्स का किसी स्केलर से डिवीजन, है ना। ओके, और उसके बाद हम इन्हीं सारी चीजों को वापस से आपको रिकॉल करवाएंगे, समराइज करेंगे। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं मैट्रिसेस की डेफिनेशन के साथ कि मैट्रिक्स होता क्या है। एक्चुअल में मैट्रिक्स से हमारा क्या मतलब है जब हम मैट्रिक्स बोल रहे हैं। तो देखिए, मैट्रिक्स बेसिकली एक अरेंजमेंट है कुछ नंबर्स का, किसमें, रो और कॉलम्स की फॉर्म। मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स में हम कुछ नंबर्स को उसकी रो और उसकी कॉलम्स में अरेंज करते हैं, है ना। और यहां पर अगर हम मान लें कि हमारे मैट्रिक्स में या फिर जो हमने अरेंजमेंट किया है उसमें m रोज है और n कॉलम्स है, तो इस अरेंजमेंट को, है ना, यहां पर देखिए, तो m क्रॉस n अगर हम रो और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें नंबर मिल रहा है m क्रॉस n, उसे हम बोलते हैं उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो गया हमारे मैट्रिक्स में प्रेजेंट नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन, है ना। और वहीं अगर हम जानना चाहें कि हमारे मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, मींस इसमें इस अरेंजमेंट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो वे हमें सिंपली मिल जाएंगे m टाइम्स n, है ना, m टाइम्स n। तो अब देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है जो कि m क्रॉस n के फॉर्म में है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे। यहां पर हमने उसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। मैट्रिक्स में हमारे m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो हम उसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे। a इज इक्वल टू वॉट, a इज इक्वल टू a11 a12 a13 एंड सो ऑन a1n, और इसी तरीके से a12 a22 a23 एंड शो ऑन a21, लास्ट वाले कॉलम। क्लियर। और इसी तरीके से सारी एंट्रीज आगे बढ़ेंगी और लास्ट वाली रो में हमें कुछ एंट्रीज इस तरीके से मिलेंगी। m1, m इज व्हाट, m इज द रो एंड व्हाट इज 1 इज द कॉलम, है ना। यहाँ पर अगर आप इस मैट्रिक्स में एलिमेंट की पोजीशन को देखें तो अगर हम बात करें इस a12 की, तो 1 क्या है, यहाँ पर यह बता रहा है कि ये एलिमेंट कौन सा, a,
ये हमारे इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम से बिलोंग कर रहा है ना। यानी कि ये नंबर कौन सा 1 2 ये हमें उस एलिमेंट की पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में जानकारी दे रहा है। जैसे कि हम नंबर लें 8 2 3, तो ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर हमारे इस मैट्रिक्स में एक नंबर है ए जो कि सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम से बिलोंग कर रहा है ना। सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम से बिलोंग कर रहा है। और इसी तरीके से अगर हम कुछ नंबर्स ले लें AM2, तो ये हम बता रहा है कि ये एलिमेंट कौन सा ए ये M रो में है और ये सेकेंड कॉलम में बिलोंग कर रहा है। और लाइकवाइज इसी तरीके से AMN है ना, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हमारा एलिमेंट ए M रो में है और N कॉलम में है। क्लियर है? तो हमें समझ में आ रहा है कि मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया गया है कि आप किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की पोजीशन के बारे में बता पाओगे। ऑर्डर क्या है इसका? ऑर्डर है इसका M क्रॉस N। क्लियर है? और M क्या है यहाँ पर? M है नंबर ऑफ रोज और N क्या है? N है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये काउंटिंग आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, अब देखिए, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे। अभी तक हमने बस ये जाना हुआ है कि मैट्रिक्स होता क्या है। अब इसी मैट्रिक्स में कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया क्या कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स में कोई एक एलिमेंट दिया गया है और उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं AIJ के द्वारा, है ना, AIJ के द्वारा, जहां पर अगर हम देखें I को, है ना, जहां पर अगर हम I को देखें तो ये हम बता रही है हमें रो की पोजीशन, और यही दिस J ये हम बता रहा है कॉलम की पोजीशन को। क्लियर है? दिस वन इज रो एंड दिस वन इज कॉलम। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, यहां पर देखिए हमारे पास मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट थे वो थे हमारे पास A11 A12 A13 A1N इस तरह की पहली रो में, ऐसे ही आगे वाली रोज में भी। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि वहां पर हमें कुछ एलिमेंट्स मिले थे इस फॉर्म में A11 A22 A33। मतलब कि हो क्या रहा है कि इसमें रो और कॉलम सेम है ना। यहाँ पर रो और कॉलम ये कैसे हैं? ये दोनों ही सेम है ना। मतलब कि रो और कॉलम इक्वल है। तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, है ना। इस तरह के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, जहां पर रो और कॉलम एक जैसा होगा। मींस IJ, जो हम AIJ लिख रहे हैं यहाँ पर, I और J आपस में इक्वल होगा, है ना। I और J जब इक्वल होगा तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स, है ना। मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स, है ना। और अगर हम इन्हीं डायगोनल एलिमेंट्स को कंबाइन करें एक तरीके से, मतलब कि अगर हम A11 को लें और ऐसे ही A22 A33 एंड ऐसे ही ANN को अगर हम लें और हम इन सभी एलिमेंट्स को कंबाइन करें तो इस कंबाइंड डायगोनल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, या फिर सिंपली अगर हम लैंग्वेज में यूज करें तो हम कभी कभी डायगोनल भी बोल देते हैं, है ना। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? जो हमारे मैट्रिक्स के डायगोनल में है, और या फिर अगर हम मैथमेटिकली बोलना चाहें तो वे एलिमेंट इसी मैट्रिक्स के वे AIJ जहां पर I और J की वैल्यू एक जैसी होती है, जहां पर I और J की वैल्यू कैसी? एक जैसी होती है। क्लियर? नाउ तो देखिए, अब हम जानेंगे, हमने बताया था शुरुआत में कि मैट्रिक्स के अलग अलग टाइप्स, तो हमने इन्हें एक तरीके से टाइप्स के फॉर्म में डिफाइन कर लिया है। तो यहां पर सबसे पहला जो टाइप आ रहा है हमारे पास वो है नल मैट्रिक्स, या फिर इसे ही हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो अच्छा, ये मैट्रिक्स कैसा होता है? तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, और अगर इसी अरेंजमेंट के सारे एलिमेंट्स जीरो के इक्वल हो गए, माने AIJ ये जीरो के इक्वल हो गया, है ना। AIJ किसके? AIJ ये जीरो के इक्वल हो गया। तो इस तरीके के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स, है ना। नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक यूज करते हैं सिंबल O का, है ना। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम O सिंबल का यूज करते हैं। क्लियर है? ओके। तो ये अगला टाइप हमने अभी जाना कि नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अब देखिए, मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये कलेक्शन है किसका? रोज और कॉलम का। किसका? यस, एलिमेंट्स का, है ना। एलिमेंट्स या नंबर्स का। अगर हम किन्हीं दिए गए नंबर्स को रो और कॉलम में अरेंज कर दें तो वो क्या देता है हमें? वो हमें मैट्रिक्स देता है ना। मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें रोज होते हैं कुछ और कुछ कॉलम्स होते हैं। तो अगर हम कुछ ऐसा करें कि हम केवल जो अपने एलिमेंट्स हैं उन्हें केवल एक ही रो में अरेंज कर दें, ऐसा हो सकता है ना, एक ही रो में अरेंज कर दें, तो वो भी एक मैट्रिक्स बन जाएगा।
क्योंकि अगर एक रो में अरेंज हो गया तो वहां कुछ कॉलम्स भी होंगे, है ना, तो वो भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का कलेक्शन हो गया एक तरीके से देखा जाए तो ये भी एक प्रकार का मैट्रिक्स है। और इसी तरीके से मान लीजिए कि हमने केवल एक कॉलम ले लिया, है ना, हमने केवल कॉलम ले लिया, तो इसमें भी कई सारी रोज हो गई, है ना, कई सारी रोज हो गई, लेकिन केवल एक कॉलम रहा। तो इस तरीके के मैट्रिक्स को भी हमने एक अलग प्रकार के टाइप्स में डिफाइन किया। तो वो मैट्रिक्स जिसमें हम केवल एक सिंगल रो को ले रहे हैं, है ना, उसमें कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, कितने भी नंबर्स हों, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स, है ना। और अगर यही कंडीशन हम कॉलम्स पर लेते हैं, मतलब कि हम केवल एक कॉलम ले रहे हैं, है ना, ओनली वन कॉलम, किसी भी दिए गए नंबर्स का अगर हमें केवल सिंगल कॉलम ले रहे हैं तो इससे हम बोल देते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो अगर आप रो को देखोगे और हम बोलेंगे कि इसका ऑर्डर क्या होगा, मान लीजिए कि हमारे रो में n नंबर्स है ना, कितना बेटा n नंबर्स हैं, तो इसमें रो कितनी है, रो तो एक ही है, लेकिन अगर आप कॉलम देखेंगे तो कॉलम कितने हो गए, n हो गए। तो इसका ऑर्डर पहले क्या लिखते हैं बेटा, पहले लिखते हैं रो, उसके बाद कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस n। और यही बात अगर हम कॉलम के केस में देखें तो इसमें अगर कॉलम का केस आ गया तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप रोज को देखें, मान लीजिए इस रो में हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, तो अगर आप रो को देखोगे तो इसमें 1 2 3 कितनी, यस n रोज हो गई, और कॉलम कितना, कॉलम है जस्ट 1। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि इसमें हमें क्या मिला, n रोज और 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर n क्रॉस, यस n क्रॉस 1। ओके, अब देखिए, अब अगर हमारे पास कोई अरेंजमेंट है m क्रॉस n का, जहां हमने बताया था कि m उस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज होते हैं और n उसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स को हम कहते हैं, है ना। और अगर यहीं किसी दिए गए मैट्रिक्स में m रोज और n कॉलम आपस में इक्वल हो जाए, है ना, मतलब कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ये दोनों ही आपस में अगर इक्वल हो जाएं, तो इस तरीके के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर आप देखो तो इसे हम डिनोट कैसे करेंगे, इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे दिखाएंगे कि ये हमारा, सिंबॉलिकली कैसे दिखाएंगे कि ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमने क्या किया, हमने नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ले लिया जस्ट। तो मान लीजिए कि ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे ए आई जे व्हाट, ये हमारे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को दिखा रहा है। और यहाँ पर आना चाहिए था m क्रॉस n, लेकिन हमने बताया क्या कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या मिलेगा, n क्रॉस n, दिस वन। सो ए आई जे टाइम्स n क्रॉस n, है ना। और इसे हम बोलते हैं स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स, इसे बोलते हैं क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर व्हाट, यस दिस वन ऑर्डर n, है ना, ऑर्डर n। ओके, नाउ तो देखिए, अब अभी तक हमने जाना है कि अगर हमारे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में सेम हो गए तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसी तरीके से मान लीजिए कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या में कुछ अंतर रहा, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से अधिक हो गई या फिर कम हो गई, इन दोनों केसेस में क्या होगा, अंतर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप हमारे इन एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे जहां नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से लेस है या अधिक है, तो आप देखोगे कि ये अरेंजमेंट एक रेक्टेंगल के फॉर्म में आ रहा है। कैसे, रेक्टेंगल की फॉर्म में आ रहा है। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हमने नाम दिया क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। मतलब जैसा अरेंजमेंट वैसा ही हमने नाम यहाँ पर ले लिया है। अगर ये अरेंजमेंट देखते तो ये स्क्वायर में आ रहा था, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स की कैटेगरी में था, और यहाँ पर ये अरेंजमेंट किसकी कैटेगरी में आ रहा है, ये रेक्टेंगल की। तो इसका मतलब कि ये अरेंजमेंट कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर व्हाट, मैट्रिक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट पे देखिए। अभी तक हमने जाना था कि मैट्रिक्स के डायगोनल क्या होते हैं, है ना, मैट्रिक्स के डायगोनल क्या होते हैं। अब मान लीजिए कोई हमें एक ऐसा मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें केवल और केवल डायगोनल के ही एलिमेंट प्रेजेंट हैं और बाकी के सारे एलिमेंट्स जीरो के इक्वल हैं, है ना, बाकी के सारे एलिमेंट्स जीरो के इक्वल हैं और केवल हमारे पास डायगोनल्स में ही एलिमेंट्स हैं। और याद रखिए क्या कि ये अब हम जो बात कर रहे हैं मैट्रिक्स के बारे में, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, मतलब कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर होंगे, है ना। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कि डायगोनल के अलावा
डायगोनल के अतिरिक्त सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो के बराबर होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है ये डेफिनेशन? ओके, तो डायगोनल मैट्रिक्स में कई टाइप हमें देखने को मिलते हैं जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, डायगोनल एलिमेंट्स की कैटेगरी में पहला टाइप है हमारे पास स्केलर मैट्रिसेस। तो यहां पर अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है अगेन, और हमने देखा क्या कि इसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है और एक डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब केवल डायगोनल में एलिमेंट होंगे। अब हम डायगोनल पर ही रेस्ट्रिक्शन कुछ लगा रहे हैं, है ना, हम इस पे ही कुछ रेस्ट्रिक्शन को लगा रहे हैं और एक नए तरीके के मैट्रिक्स को यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगेन हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसका मतलब इसमें केवल डायगोनल में एलिमेंट होंगे। लेकिन अब हमने बोला कि ये जो एलिमेंट है डायगोनल में, ये या तो जीरो हो, या कैसे हो, या जीरो हो या फिर इक्वल हो, या जीरो हो या इक्वल हो। तो इस तरीके के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि हमारे पास मान लीजिए हम 3x3 का एक मैट्रिक्स ले रहे हैं जहां पर A11 की वैल्यू है k, A12 0, A13 0, इसी तरीके से A21 0, A22 k और A23 0, और बिल्कुल सेम इसी तरीके से A31 क्या 0, A32 0, और यहाँ A33 की वैल्यू ले लेते हैं हम k। तो हमें एक मैट्रिक्स मिला जिसके डायगोनल का हर एक एलिमेंट k के इक्वल है और बाकी के सारे एलिमेंट 0 के इक्वल हैं। तो इस तरीके के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, है ना। क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। ओके, तो हमने देखा स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में, है ना, स्केलर मैट्रिक्स किसका टाइप था? ये डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक कैटेगरी थी। और अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, है ना, कि किस तरीके के मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कैटेगरी में रखेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है हमें, कैसा मैट्रिक्स? स्क्वायर। और इसी स्क्वायर मैट्रिक्स के सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट, मतलब कि जो डायगोनल से अलग हैं, डायगोनल में नहीं है, वो सभी एलिमेंट 0 के इक्वल हैं, है ना। और जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो सारे के सारे यूनिटी है, मतलब उनकी वैल्यू 1 है ना, वो सभी 1 के इक्वल हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर मान लीजिए कि हमारे इसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, मतलब कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर n के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने वाले हैं। तो मान लीजिए कि इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? n है। तो इससे हम डिनोट करते हैं i ऑफ n के द्वारा, है ना, i n के द्वारा। क्लियर है? और मान लीजिए अगर हमारा ऑर्डर क्लियर है, मान लीजिए क्वेश्चन में बता दिया है कि 3x3 का है या फिर n×n का है या 5x5 का है, तो हम वहां पर सिंपली i का ही यूज कर लेते हैं ऐसे दिखाने के लिए, है ना, सिंपली i का ही यूज कर लेते हैं ऐसे दिखाने के लिए। क्लियर है? ओके, तो नाउ द नेक्स्ट टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगला टाइप है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। तो नाम से ही आप समझ गए होंगे, अपर ट्रायंगुलर मींस ऊपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगुलर मींस नीचे ट्रायंगल। तो यहां पर भी देखिए कंडीशन क्या है कि हम जिस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं वो है स्क्वायर मैट्रिक्स, मींस ऑर्डर इसका किसका? इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होंगे। क्लियर है? और अगर आप देखें मैट्रिक्स में, तो हम अगर डायगोनल के ऊपर देखें, मान लीजिए कि ये हमारा डायगोनल है मैट्रिक्स में, और हम देखें डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट और उन्हें हम एक ज्योमेट्रिकल शेप में अरेंज करें, तो वहां आप देखेंगे कि हमें एक ट्रायंगल टाइप की शेप देखने को मिलती है। और इसी तरीके से डायगोनल के नीचे भी अगर आप इन सभी एलिमेंट को बंद करें, घेर दें लाइन से, तो आप देखोगे कि आपको एक ट्रायंगल टाइप की शेप मिल रही है। तो ऊपर वाला जो ट्रायंगल है बना हुआ, डायगोनल के ऊपर वाला ट्रायंगल जो बना हुआ है, उसे हम बोलते हैं अपर ट्रायंगल, और जो नीचे वाला ट्रायंगल है उसे हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगल। तो अगर हम कहीं बोल रहे हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स माने ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं डायगोनल के वो नॉन जीरो होने चाहिए, बाकी डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो हो जाएं। और इसी तरीके से अगर हम बोल रहे हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब
कि डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स तो हों लेकिन ऊपर के मैट्रिक्स एलिमेंट्स जीरो के इक्वल हो जाएं, तो उसे हम बोलेंगे क्या, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें कि डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं और डायगोनल के नीचे के डायगोनल के नीचे के एलिमेंट कितने कैसे जीरो के इक्वल होते हैं, है ना, जीरो के इक्वल होते हैं। और वहीं अगर हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस को देखें उसमें क्या होगा, हाँ, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स नॉन जीरो और डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स सारे के सारे जीरो के, है ना, सारे के सारे जीरो के इक्वल। ओके, तो अगर हम इसे मैथमेटिकली दिखाना चाहें तो अगर आप देखोगे, आप एक अरेंजमेंट को ले लो कोई से भी और उस वहां पर अपने एलिमेंट्स को AIJ फॉर्म में अरेंज कर दो। यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं 3x3 का। मान लीजिए कि हमने लिया A11, A12, A13, ऐसे ही A21, A22, A33, ऐसे ही A31, A32, A33, है ना। अगर आप यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को देखते हो, मतलब कि अपर डायगोनल कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अपर डायगोनल के एलिमेंट, है ना, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए, और वहीं डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स कैसे हो जाएं, जीरो के इक्वल हो जाएं। तो यहाँ पर अगर आप देखो आई और जे को कंपेयर करो तो क्या होगा, आई की वैल्यू बड़ी होगी जैसे कहां पर, जब हमारे एलिमेंट्स डायगोनल से नीचे बिलोंग कर रहे होंगे, और वहीं आई की वैल्यू छोटी हो जाएगी किससे, जैसे जब एलिमेंट्स डायगोनल के ऊपर बिलोंग कर रहे होंगे, है ना, डायगोनल के ऊपर बिलोंग कर रहे होंगे। क्लियर है। तो इसी तरीके से मैथमेटिकली हम इसे लिख सकते हैं कि अगर इफ व्हाट AIJ जीरो के इक्वल है, अगर AIJ बे सारे AIJ जीरो हैं जहां पर I की वैल्यू जैसे बड़ी है, जब I जैसे बड़ा है तो AIJ कैसा हो गया, तो AIJ जीरो हो गया। तो इस कंडीशन को फॉलो करने वाले मैट्रिक्स को हमने बोला कि ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ वे सारे AIJ जीरो इक्वल होंगे जहां पर I J से छोटा है, जहां पर I किससे, J से छोटा है। तो इन सभी मैट्रिक्स को हमने बोला कि ये सारे के सारे मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। इसमें बेटा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। ओके, तो देखिए अब एक छोटा सा नोट है हमारे पास, है ना, एक छोटा सा नोट्स है हमारे पास, इसे देखिए, इसे समझिए कि अगर हम देखें किसी डायगोनल मैट्रिक्स को देखें तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास डायगोनल में ही एलिमेंट होंगे। तो ये सब एलिमेंट जीरो के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, है ना। अगर जीरो के इक्वल हो गए डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट तो ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स बन जाएगा, है ना। डायगोनल कहाँ रहेगा, ये नल मैट्रिक्स की कैटेगरी में आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो नल मैट्रिक्स भी एक तरीके से डायगोनल मैट्रिक्स की कैटेगरी में आता है जहां पर हमारे डायगोनल एलिमेंट्स जीरो के इक्वल होते हैं, है ना, जीरो के इक्वल होते हैं। क्लियर है। ओके, नाउ नेक्स्ट। तो अभी तक हमने देखा मैट्रिक्स क्या होते हैं, इसका ऑर्डर क्या होता है ना, और हमने बात करी कि मैट्रिक्स के अलग अलग तरीके के टाइप क्या क्या होते हैं, है ना, अलग अलग तरीके के टाइप क्या क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स दिए गए हैं तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जब हमारे वो दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे आपस में, है ना। जैसे कि नंबर्स अगर हम देखें तो नंबर्स कब इक्वल होते हैं, जब वो एक दूसरे के इक्वल ही हो जाए, है ना। जैसे कि 1 = 1, 2 = 2, 3 = 3। इसी तरीके से ये मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, क्लियर है। तो देखिए हमारे पास मान लीजिए कि दो मैट्रिसेस हैं A और B, और हम बोल रहे हैं कि ये दोनों ही मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो पहली चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है वो क्या है, मैट्रिक्स में काफी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यस, उनका ऑर्डर, है ना, क्या, उनका ऑर्डर। तो पहली चीज ये है कि जिन भी दो मैट्रिसेस को आप ऐड कर रहे हो, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, हाँ, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। समझ में आ रहा है ना, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। और अगर आप इक्वलिटी बोल रहे हो तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल हों। कैसे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल हों। क्लियर है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब पहली चीज उनका ऑर्डर इक्वल हो और साथ ही साथ उनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हों। कैसे बेटा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हों। मान लीजिए कि मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 2 3 4 5, है ना, 2 × 2 का एक मैट्रिक्स लिया
जिसमें पहली रो में हमने एलिमेंट्स रखे 2 और 3 और दूसरी रो में हमने एलिमेंट रखे 4 और 5। तो ये मैट्रिक्स 2x2 का है ना, मतलब कि नंबर ऑफ रोज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2। तो अगर हमें इस मैट्रिक्स का एक इक्वल मैट्रिक्स बताना है तो वो क्या होगा, वो भी 2x2 का होगा। और एलिमेंट्स क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कि A11 क्या मिलेगा, A11 2 मिलेगा। फिर A12 क्या मिलेगा, 1 2 मिलेगा 3। ऐसे ही A21 क्या मिलेगा, A21 मिलेगा 4। और ऐसे ही A22 क्या मिलेगा, A22 मिलेगा हमारे पास 5। क्लियर है। तो इस तरीके से हम दिखाते हैं दो मैट्रिक्स की इक्वलिटी को। आपको याद कर रखना है, आपको याद रखना है कि इनका ऑर्डर सेम हो और साथ ही साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल हो। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट। तो देखिए, अब हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो आप जानते ही हैं अलजेब्रा से हमारा क्या मतलब है। अलजेब्रा से सिंपली हमारा मतलब है कि दो मैट्रिक्स को अगर हम ऐड कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम किसी स्केलर को लें और इस स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा। और हम जब दो मैट्रिसेस को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, है ना। तो इसी तरह की चीजें हम कुछ यहां पर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने दो मैट्रिसेस ले लिए। पहला मैट्रिक्स लिया हमने ए, जो कि है AIJ फॉर्म में, और इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो वो है M क्रॉस N का, है ना। यहाँ पर अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो वो कैसा है, वो है M क्रॉस N का। ओके, और इसी तरीके से हमने एक दूसरा मैट्रिक्स ले लिया, कौन सा, B, जिसका भी ऑर्डर M क्रॉस N का है ना, जिसका ऑर्डर कैसा है, M क्रॉस N का। और आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों ही मैट्रिक्स सेम ऑर्डर रखते हैं, है ना। ये दोनों ही मैट्रिक्स सेम ऑर्डर रखते हैं, यहाँ पर M क्रॉस N और यहाँ पर भी व्हाट, M क्रॉस N, ये दोनों ही सेम ऑर्डर को रखते हैं। क्लियर है। ओके, तो अब अगर हमें इन दोनों ही मैट्रिक्स को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो देखिए क्या होगा। तो A प्लस बी ये हमें सिंपली मिलेगा व्हाट, द मैट्रिक्स ऑफ AIJ प्लस BIJ, और इसका ऑर्डर यस M क्रॉस N होगा। इसका मतलब क्या है कि यहां पर हम इन दोनों ही मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे आपस में। इसमें बेटा आपस में इन्हीं दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देंगे। क्लियर। और इसी तरीके से अगर हम A माइनस बी को देखें, इसे A माइनस बी को, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा AIJ माइनस BIJ टाइप के हमारे पास एलिमेंट्स होंगे और इसका ऑर्डर भी M क्रॉस N की कैटेगरी का होगा। मतलब कि इसमें हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटा देंगे, है ना, हम उनका डिफरेंस ले लेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया ये A प्लस बी और A माइनस बी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, जहां पर अगर आप देखें I इज इक्वल टू 1 to M और J इज इक्वल टू 1 to N है हमारे पास। ओके, तो ये अगेन हमने एक मैट्रिक्स ले लिया A, जो कि है AIJ, है ना। हमने एक मैट्रिक्स ले लिया A जो कि है AIJ, और ये एक M क्रॉस N मैट्रिक्स है। कैसा, M क्रॉस N मैट्रिक्स है। और हमने यहाँ पर एक K ले लिया, है ना। K इज व्हाट, K इज यानी स्केलर। तो K हमने कोई स्केलर ले लिया। तब देखिए K टाइम्स A, अगर हम उस स्केलर को अपने इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पर। तो हुआ क्या कि ये स्केलर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपली क्या था, ए हमने कोई मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर है M क्रॉस N, और हमने ऐसे K किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, तो हमें K A की जो वैल्यू मिली वो कितनी है, वो है K टाइम्स AIJ और इसका ऑर्डर M क्रॉस N। समझ गए ना आप, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से K मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। ओके, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। हमने एक मैट्रिक्स लिया AIJ जिसका ऑर्डर है M क्रॉस N, और दूसरा मैट्रिक्स लिया हमने B दैट इज इक्वल टू व्हाट, BIJ, और इसका ऑर्डर है हमारे पास N क्रॉस P। तो यहां पर देखिए ये दोनों मैट्रिक्स कुछ ऐसे हैं कि मैट्रिक्स A में अगर हम देखें नंबर ऑफ कॉलम्स को देखें
तो वो मैट्रिक्स बी की नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। किसके? नंबर ऑफ रोज के, है ना, दिस वन मैट्रिक्स बी की नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। और देखिए, और हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन तभी होता है, याद रखिए, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन तभी होता है, कब? मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन तभी होता है जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होंगे। क्लियर? पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होंगे, तभी दो मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन संभव है। ध्यान रखिएगा, पहले के क्या? पहले के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे के नंबर ऑफ रोज अगर आपस में इक्वल हैं तो ही हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज ये मल्टीप्लाइड होंगे ही नहीं, है ना, अदरवाइज ये मल्टीप्लाइड होंगे ही नहीं। तो देखिए, पहली कंडीशन हमारी यही है क्या, कि नंबर ऑफ कॉलम पहले मैट्रिक्स में और ये दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए, है ना। तब देखिए, तब हमें इनका प्रोडक्ट मैट्रिक्स मिलता है ए बी, जो कि इसके इक्वल है, जो कि इक्वल है सी आई जे के, है, जो कि इक्वल है सी आई जे के। और इसका ऑर्डर क्या आएगा? इसका ऑर्डर आएगा हमारे पास सिंपली व्हाट? एम क्रॉस पी। यस, एम क्रॉस व्हाट? एम क्रॉस पी। जहां पर वहीं अगर हम इस सी आई जे की वैल्यू को देखें, दिस सी आई जे, तो ये इक्वल हो जाएगी समेशन के इज इक्वल टू 1 to n ए आई के इनटू बी के जे के, है ना। यहां पर देखिए के वेरी कर रहा है और आई जे आपको मालूम ही है। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, है ना, दो अलग अलग मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? ओके। तो देखिए, अब इसी के बाद हम अपने मैट्रिसेस पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन। मतलब कि अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो हमने अगर ए को बी से जोड़ा, है ना, हमने ए को बी से जोड़ा और वहीं बी को ए से जोड़ा, तो हम देख सकते हैं कि रिजल्ट हमेशा ही सेम आता है। मतलब कि हम अगर किन्हीं भी दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर को चेंज कर दें, तो एडिशन पर उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है ना, एडिशन पर उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसे ही बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। तो यहां पर हमने देखा क्या कि ए प्लस बी किसके इक्वल होगा? बी प्लस ए के। और इसी तरीके से अगर हम देखें, मान लीजिए अब हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। तो हमने क्या किया? हमने पहले ए और बी को ऐड कर दिया, है ना, हमने पहले ए और बी को ऐड कर दिया और उसके बाद हमने इसी सम में सी को भी ऐड कर दिया। और दूसरी तरफ आपने क्या किया? पहले आपने बी और सी को ऐड किया और उसी में ए को ऐड कर दिया, है ना, उसी में ए को ऐड कर दिया। तो आप यहां से देखोगे कि रिजल्ट हमेशा इन दोनों ही केसेस के जो रिजल्ट्स हैं वो हमें सेम देखने को मिलेंगे। कैसे? यस, सेम देखने को मिलेंगे। तो यहां से आप बोल सकते हो क्या कि ए प्लस बी का सम प्लस सी दैट इज इक्वल टू व्हाट? ए प्लस बी सी का सम, है ना, ये इक्वल होते हैं। और इससे ही हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आपने देखा क्या कि मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ओके। अब थर्ड प्रॉपर्टी इसमें क्या है? मान लीजिए कि हमारे पास एक स्केलर है, कोई अल्फा, है ना, अल्फा हमने कोई एक स्केलर ले लिया और हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स है ए और दूसरा है बी। तो सबसे पहले हमने इन दोनों ही मैट्रिक्स ए और बी को ऐड किया और उसके बाद उसमें अल्फा को मल्टीप्लाई किया, है ना, उसके बाद उसमें अल्फा को मल्टीप्लाई किया। तो आप देखोगे कि ये रिजल्ट किसके इक्वल होता है कि अगर हम अल्फा को इंडिविजुअली ए और बी में मल्टीप्लाई करके इनका सम ले लें तो ये रिजल्ट इनके इक्वल आएगा। इसीलिए यहां पर ध्यान रखिए कि अल्फा टाइम्स ए प्लस बी का सम, है ना, ए बी क्या है? हमारे दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, दैट इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा टाइम्स ए प्लस अल्फा टाइम्स बी, है ना। तो ये रिजल्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो स्केलर हैं। यहां पर क्या किया था? हमने दो मैट्रिक्स लिए थे और अब हम देख रहे हैं कि यहां पर हम ले रहे हैं दो स्केलर। तो हमने सबसे पहले इन दोनों स्केलर्स को ऐड कर लिया। हमने अल्फा को बीटा में ऐड किया तो हमें मिला अल्फा प्लस बीटा
और उसके बाद इस एडिशन के बाद हमने क्या किया, हमने इस पूरे एडिशन को अपने मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें रिजल्ट मिला यहाँ से अल्फा टाइम्स ए प्लस बीटा टाइम्स ए। इसका मतलब कि अगर हम उन्हीं स्केलर को लेके अलग अलग मल्टीप्लाई करें, है ना, मतलब कि हम अल्फा को ए से मल्टीप्लाई करें और फिर बीटा को ए से मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को आपस में जोड़ दें, तो यहाँ पर ये दोनों ही रिजल्ट्स आपस में सेम आएंगे, है ना, ये दोनों ही रिजल्ट्स आपस में सेम आएंगे। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, यस, अल्फा प्लस बीटा का सम टाइम्स ए दैट इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ए प्लस बीटा टाइम्स ए। ओके, नेक्स्ट है कि अगर वापस से हमारे पास अल्फा और बीटा कोई दो स्केलर ले लिए हमने, है ना, अल्फा बीटा हमने कोई दो स्केलर ले लिए, सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने स्केलर बीटा को ए से मल्टीप्लाई किया, है ना, बीटा को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई किया, क्या होगा, अलग अलग टर्म्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद हमने इसी मल्टीप्लीकेशन को ए से अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा ही सेम होगा, कब, जब हम पहले अल्फा और बीटा को आपस में मल्टीप्लाई करके पूरा का पूरा जो हमें मिलेगा रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन का, उसे ही हम ए से मल्टीप्लाई करा दें तब। दैट मीन्स अल्फा टाइम्स बीटा टाइम्स ए दैट इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा टाइम्स बीटा टाइम्स ए, है ना। यहाँ पर सबसे पहले हमने बीटा को ए से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने इसे अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया और हमने देखा कि ये रिजल्ट इक्वल है अल्फा बीटा को साथ में मल्टीप्लाई करने पर टाइम्स उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर। क्लियर है, मतलब कि ये दोनों ही रिजल्ट हमें सेम देखने को मिलते हैं कुछ यहाँ पर, जहां पर अल्फा बीटा आपके स्केलर है। ओके, तो अभी तक हम बात कर रहे थे एसोसिएटिविटी की, जो कि हमने एडिशन में देखी। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी इसी कंडीशन को, इसी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है ना, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी इसी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसका मतलब कि अगर हमारे पास कोई तीन मैट्रिक्स हैं ए बी और सी, तो सबसे पहले हम ए और बी को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद हम उससे सी को मल्टीप्लाई कर दें, है ना, सारे मल्टीप्लिकेशन से। तो ये रिजल्ट इक्वल होगा किसके, कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है और उससे हम बी और सी के मल्टीप्लिकेशन को ही मल्टीप्लाई कर दें, तो ये दोनों रिजल्ट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना, मतलब कि हमें यहाँ पर एसोसिएटिविटी देखने को मिलेगी, किसमें, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट में क्या है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी दिए गए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें, तो हमें वही मैट्रिक्स, अपना जो भी मैट्रिक्स था वही मैट्रिक्स वापस से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ए को हमने कोई सा मैट्रिक्स ले लिया ए और इसे हमने आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया, तो हमें वही सेम रिजल्ट ए देखने को यहाँ पर मिला। तो ए आई दैट इज इक्वल टू व्हाट, ए एंड दैट इज इक्वल टू आई टाइम्स ए, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू आई टाइम्स ए। तो हमें कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी यहाँ पर देखने को मिली। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट। मान लीजिए अगेन हमारे पास ए बी सी कोई तीन मैट्रिक्स है ना, हमारे पास ए बी और सी कोई तीन मैट्रिक्स हैं। तो अगर हम बी और सी को ऐड कर दें, है ना, अगर हम बी और सी को ऐड कर दें और उसके बाद हम इस एडिशन को, इस पूरे एडिशन को ए से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, इस पूरे एडिशन को ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है, जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा ए टाइम्स बी प्लस ए टाइम्स सी, है ना, मतलब कि ये ए इन दोनों ही मैट्रिक्स के सम पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, ये ए इन दोनों ही मैट्रिक्स के सम पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से ये प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी मैट्रिक्स होल्ड करते हैं, है ना, इसे याद रखिएगा ना। अब देखिए कुछ नोट्स है हमारे पास। अगर हमारे पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर, तो मतलब क्या है कि दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए टाइम्स ए, और अगर हमारे पास कहीं मिल गया ए क्यूब, इसका मतलब हम तीन मैट्रिक्स को, है ना, तीन मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए टाइम्स ए, और यहाँ पर देखिए ए टाइम्स ए को क्या लिख लेंगे हम लोग, ए स्क्वायर लिख लेंगे टाइम्स ए, है ना। तो इस तरीके से आप मतलब मैट्रिक्स की कितनी ही पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना, इस तरीके से आप मैट्रिक्स की कितनी ही पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हो।
नाउ द नेक्स्ट रिजल्ट इज, हमने ये देखा क्या कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और हमने देखा क्या कि उसके नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स ए के ये मैट्रिक्स बी की नंबर ऑफ रो के इक्वल हैं, तो हम जानते हैं कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए बी ये पॉसिबल हो जाएगा, है ना, ये पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर ये पॉसिबल हुआ तो यहाँ ये इंप्लाई नहीं करेगा कि बी ए भी पॉसिबल हो, है ना, ये इंप्लाई नहीं करेगा कि बी ए भी पॉसिबल हो। और यहां से एक चीज और है क्या कि यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि ए बी मतलब कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है ना, ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है। मतलब कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है, जरूरी नहीं। कई कई केसेस में हो सकता है, कई केसेस में फेल कर जाता है, तो आप ये ध्यान रखिए। तो बोला गया क्या कि प्रोडक्ट अगर ए बी पॉसिबल है तो जरूरी नहीं है कि बी ए पॉसिबल हो। एग्जाम्पल क्या लोगे, एग्जाम्पल ले लोगे कोई सा, हमने मान लिया 3 0 ले लो एक मैट्रिक्स से, और बी को ले लो आप 2 3 0 5, है ना। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आप पाओगे कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है ना, ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है। ओके, और अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं, है ना, हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं और दोनों के दोनों मैट्रिक्स नॉन जीरो हैं, दोनों के दोनों ही मैट्रिक्स कैसे हैं, नॉन जीरो हैं। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जरूरी यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट हमें जीरो के इक्वल मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है ना, जीरो के इक्वल मिल सकता है। ओके, इसके भी कई सारे एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए सारी की सारी थ्योरी हमने पढ़ ली है, एक बार जल्दी से क्विकली इसे समराइज कर लेते हैं, है ना, क्विकली से समराइज कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स क्या था, मैट्रिक्स अरेंजमेंट था, किसका, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का हमने जाना है अभी। और वहीं आज के लेक्चर में हमने ये भी जाना कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स में m नंबर ऑफ रोज हैं और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो इसे हम बोलते हैं कि ये हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर है ना, ये हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर है। और वहीं इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, ये होंगे m क्रॉस m। और अगर हम मैट्रिक्स के ऑर्डर को लेते हैं m क्रॉस n तो इसे हम इस तरीके से, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जिसके बारे में हमने डिटेल में बात करी हुई है अभी। और वहीं देखिए अगर हमारे पास मैट्रिक्स में कुछ एक एलिमेंट है जिसे हम डिनोट करते हैं ए आई जे के द्वारा, है ना, सारे एलिमेंट हम ए आई जे के द्वारा ही डिनोट करते हैं, जहां पर आई हमारी रो को बताता है और जे किसको बताता है, जे बताता है नंबर, जे बताता है कॉलम को, है ना, जे किसे, जे बताता है कॉलम को। और वहीं अगर हम देखें कि मैट्रिक्स के, है ना, हमारे इस तरीके के मैट्रिक्स में हम केवल ये एलिमेंट्स ले रहे हैं, A11 A22 AMN, इस तरीके के एलिमेंट्स को ले रहे हैं। और इन्हीं एलिमेंट्स को हम नया नाम दिया कि ये एलिमेंट्स को हम बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, ये एलिमेंट्स A11 A22 एंड AMN। मतलब कि अगर i की वैल्यू j के इक्वल हो जाए, है ना, अगर i की वैल्यू j के इक्वल हो जाए तो इसे हम बोल देंगे कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स जिसमें कि i की वैल्यू j के इक्वल है वो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ओके, तो इन्हीं एलिमेंट के कलेक्शन, है ना, इन्हीं एलिमेंट के कलेक्शन अगर हम ले लें और बाकी के सारे एलिमेंट्स को अगर हम जीरो ले लें, है ना, मैट्रिक्स में अगर हम केवल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सारे के सारे एलिमेंट्स को जीरो ले लें तो इस तरीके के बने हुए मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि इसे हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए, अब मैट्रिक्स के टाइप के बारे में बात करी थी। पहला है जीरो, जीरो मतलब मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो के इक्वल हो जाएं, किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। और इसी तरीके से रो और कॉलम मैट्रिक्स के बारे में बात करी थी हमने, मतलब कि जिसमें केवल रो हो वो रो मैट्रिक्स और जिसमें केवल कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स। और उसके बाद हमने बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स की हमने बात करी थी जिसमें कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाए, उसे हम बोल देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। और वहीं अगर मान लीजिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या आपस में इक्वल ना हुई तो हाँ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, है ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और इसी तरीके से मान लीजिए कि हमारे पास किसी दिए हुए मैट्रिक्स में सारे के सारे उसके नॉन डायगोनल मैट्रिक्स जीरो हैं, जबकि डायगोनल में कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास, कुछ नंबर्स हैं हमारे पास, तो इसे हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। और इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात हो रही है ना, जिसमें कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल होंगे। अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमने देखा कि इसी स्क्वायर मैट्रिक्स के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट किसके इक्वल हैं, जीरो के इक्वल हैं, इसके बेटा जीरो के इक्वल हैं। और या फिर ये सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं, है ना, ये सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं।
तो इसे हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। इसके लिए मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था, क्या, जिसमें हम केवल डायगोनल में के टाइप्स के एलिमेंट ले लेंगे, जहां पर के हमारा नंबर है जो कि 0 या फिर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्या बोलेंगे इसे? स्केलर मैट्रिक्स। इसी की बात देखिए, मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे बोलेंगे? अगर हमारे पास अगेन एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे 1 के इक्वल हैं और बाकी के सारे एलिमेंट 0 के इक्वल हैं, तो इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे डिनोट करते हैं आई ऑफ एन के द्वारा, है ना। अब देखिए, ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्या कंडीशन थी कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज है ए आई जे और ये ए आई जे 0 हो जाए जब हमारी रो कॉलम से ज्यादा हो, है ना, जब आई जे से बड़ी हो, तो वो कैटेगरी कहलाएगी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और वहीं अगर हमारे पास ए आई जे तब 0 होगा जब आई जे से छोटा हो, जब आई जे से छोटा हो, तो इसे हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर व्हाट? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। इसी तरीके से एक रिजल्ट है हमारे पास छोटा सा, जो हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है ना, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस डायगोनल मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं ये 0 हो सकते हैं या फिर 0 नहीं भी हो सकते, है ना, 0 हो सकते हैं या फिर 0 नहीं भी हो सकते। तो अब हम देखिए कुछ क्वेश्चंस को, तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेंगे। अभी तक जो भी थ्योरी हमने पढ़ी हुई है उसी पर आधारित हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट मजबूत होगा और हम कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। लेकिन याद रखना है कि आपको इसके अलावा कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिससे कि आप एग्जाम आसानी से दे पाओ, आपको कॉन्फिडेंस आ पाए। तो देखिए, इसी में पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए जो कि है 0 1 1 1, और वहीं दूसरा मैट्रिक्स हमें दिया गया है बी जो कि है 0 -1 1 0। अब बोला जा रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन है हमारे पास a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी दैट इज इक्वल टू व्हाट? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी दैट इज इक्वल टू व्हाट? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। हम बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। a और b की वैल्यू दी गई है ना, इन दोनों को सम करना है, उसका प्रोडक्ट लेना है, फिर इन दोनों को सम करना है, इसका प्रोडक्ट लेना है। तो सिंपल है, क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लो, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ दो, और उसके बाद एक में क्या करना है, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देना है, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सबट्रैक्ट करना है। उसके बाद आप इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है? जिससे कि हमें हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज ट्राई इट, यू हैव योर टाइम। ओके, तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन डी। इसका सोल्यूशन देखेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर हमें दिया हुआ था एक मैट्रिक्स ए और दूसरा मैट्रिक्स बी, तो हम इसका सम कैसे फाइंड करेंगे? हाँ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमें? a प्लस बी दैट इज इक्वल टू व्हाट? ए की वैल्यू है हमारे पास 0 1 1 0 मैट्रिक्स फॉर्म में, और वहीं b की वैल्यू हमारे पास है 0 -1 1 0। अब देखिए, इन दोनों को हमें ऐड करना है, मतलब कि हमें इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। तो 0 में 0 को ऐड करेंगे, क्या मिलेगा? 0। अब देखिए यहाँ पर 1 है और 1 में हम -1 को ऐड करेंगे, क्या मिलेगा? 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। और इसी तरीके से यहाँ पर 1 में 1 को ऐड करेंगे, क्या मिलेगा? 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। और यहाँ पर हमारे पास 1 है, इसमें हम अगर 0 को ऐड करेंगे, क्या मिलेगा? 1। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई? 0 0 2 1। इसी तरीके से इसी तरीके से हम a माइनस बी को फाइंड आउट करेंगे। a क्या है? a अगेन 0 1 1 1, और वहीं b की वैल्यू है हमारे पास -0 -1 1 0। तो a माइनस बी यहाँ से क्या मिलेगा? a माइनस बी हमें मिल जाएगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस। तो 0 - 0 0, अब है 1 -1, तो 1 -1 क्या हो जाएगा? 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। इस तरीके से 1 -1 1 एंड व्हाट? 1 एंड -1 व्हाट? ये हो जाएगा 0, है ना। यहाँ पर 0 होना चाहिए ना, कुछ मिस्टेक एरर। एंड 1 - 0 दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू 1 - 0 इज इक्वल टू व्हाट? यस, 1। तो दैट इज इक्वल टू 1, है ना। दिस इज ऑल द एरर। ओके, तो अब देखिए, अब हम फाइंड करेंगे क्या? ए स्क्वायर इज व्हाट? ए टाइम्स ए, ए स्क्वायर इज व्हाट? ए टाइम्स ए। ए क्या है हमें? ए दिया हुआ क्या है बेटा? ए दिया हुआ है 0 1 0। ए दिया हुआ है हमें 0 1 1 1 टाइम्स 0 1 1 1। मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा यहाँ से? यस, इस तरीके से 0 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को 1 में मल्टीप्लाई
अप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो 0 टाइम्स 0 0 एंड 1 टाइम्स 1 1, तो 0 प्लस 1 है ना। आपको उल्टा एल बनाना है, एल इस तरीके से। फिर इसका इसमें करेंगे, पहले इसका इसमें कर लिया, अब इसका इसमें करेंगे। तो 0 टाइम्स 1 0 एंड 1 टाइम्स 1 1। अब इसका है ना दिस रो, इस रो का इस कॉलम में करेंगे, क्या मिलेगा 1 टाइम्स 0 0 1 टाइम्स 1 1। अब इसी रो का इस कॉलम में करेंगे, क्या मिलेगा 1 टाइम्स 1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 टाइम्स 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो सिंपली यहां से हमें ए स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी हमारे पास 1 1 1 एंड 2। ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 1 1 1 2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, है ना। अभी आगे देखिए, हमने ए स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब देखिए हम फाइंड करेंगे बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर। तो ये रहा हमारे पास बी। तो बी स्क्वायर क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा बी टाइम्स बी, बी टाइम्स बी। अब देखिए बी की वैल्यू है हमारे पास 0 माइनस 1 1 0, और अगेन बी की वैल्यू है हमारे पास 0 माइनस 1 1 0, है ना। मल्टीप्लाई करिए इसे, तो हमें यहाँ पर मिलेगा, जब हम बी स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 0 0 एंड माइनस 1 टाइम्स 1 ये जाएगा -1, है ना। फिर इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू -1 0 एंड -1 इंटू 0 0, और इस तरीके से इसे इसमें करेंगे, इस रो को इस कॉलम में। तो 1 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 1 0। अब देखिए इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -1 -1 एंड 0 0 1 0 0 सॉरी 0 टाइम्स 0 1। तो हमें बी स्क्वायर की सिंपल वैल्यू मिली -1 0 एंड 0 -1। तो अब देखिए हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को आपस में ऐड कर देंगे। तो ए स्क्वायर क्या था बेटा वहां पर 1 1 1 2, और उसी तरीके से बी स्क्वायर क्या मिला, बी स्क्वायर मिला -1 0 0 -1 दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 0 1 1 1, है ना। ये वैल्यू मिली, दिस वैल्यू। और अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, वो आ जाएगी हमारे पास ए स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर था 1 1 1 2 और -1 0 0 -1। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करिए, तो 1 -1 क्या होगा, 1 -1 ये जाएगा 0। तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट रिटर्न, है ना, इनकरेक्टली रिटर्न है। बी की वैल्यू ये थी और ए की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट करी हुई थी। ए 1 -1 वॉट, सॉरी बेटा सही लिखा हुआ है 1 में से हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 1 2, ऐसे ही 1 -0 1, ऐसे ही 1 -0 1 एंड 2 -1 मीन्स 3, है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना है। तो ओके, तो ये सही लिखा हुआ है, क्लियर है, ओके क्लियर। तो देखिए अब a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, हमने a प्लस बी फाइंड किया, a माइनस बी फाइंड किया। अब हम a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी को ले रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से दोनों की हमने वैल्यूज रखी, हमें यहाँ पर मिल जाएगा 0 + 0 एंड इस तरीके से जब हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सिंपली रिजल्ट मिल रहा है जिसे हम डायरेक्टली ले लेते हैं। कैलकुलेशन आप कर लेना, है ना, कैलकुलेशन कर लेना, तो मिलेगा 0 0 0 5। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर ये रिजल्ट मिल रहा है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के भी इक्वल नहीं है, ना ही ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है, और ना ही ये आइडेंटिटी है, ना ही ये आइडेंटिटी है। इसका मतलब कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा, यस ऑप्शन डी सही होगा इस केस में। क्लियर है, ओके। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जहां पर बोला जा रहा है इफ पी क्यू आर आर 3 रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो यहाँ पर पी क्यू और आर हमारे पास कोई 3 नंबर हैं और हमें मैट्रिक्स दिया गया है 3 4 1 3 2 3 2 0 2, और ये इक्वल है 3 0 1। तो आपको बताना है 2p + q - r ये किसके इक्वल होगा, है ना, ये किसके इक्वल होगा, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। क्लियर है, हाँ बताइए, सॉल्व करिए इसे, सॉल्व करिए। बस करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है, कंपेयर करना है ना, और पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ये भी इक्वेशन बनेगा और हम इसकी वैल्यू आसानी से बता पाएंगे आप। तो प्लीज डू इट, डू इट, विच ऑप्शन। ओके चलिए देखते हैं इसे, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो इसका करेक्ट आंसर था ए, है ना, करेक्ट आंसर क्या था, करेक्ट आंसर था ए। अब हम इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। देखिए हमें क्या दिया हुआ था, हमें मैट्रिक्स दिया हुआ था कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से हमें
अरेंज करके एक मैट्रिक्स दिया हुआ था जिसमें हमने एक रो मैट्रिक्स लिया हुआ है PQR, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, इस 3x3 मैट्रिक्स में, है ना। तो हमें कुछ इस तरह की एंट्री मिल रही है 301। तो आइए इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हमने इसे इसमें मल्टीप्लाई किया, जब हमने इसको एक रो मैट्रिक्स को इस 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिला, हमें मिला यहाँ से 3p दिस वन एंड प्लस 3q प्लस ट्वाइस r, एंड यहाँ सेकंड कॉलम में 4p प्लस ट्वाइस q प्लस 0, क्योंकि r टाइम्स 0 0, और इसी तरीके से हमें मिला p प्लस 3q प्लस ट्वाइस r, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 301। तो देखिए अब इन्हें कंपेयर करेंगे, है ना, कंपेयर करेंगे। हम मान ले रहे हैं कि मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब अगर ये इक्वल है तो इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ से हमें कुछ 3 इक्वेशंस देखने को मिलेंगे जो कि होंगे 3p प्लस 3q प्लस ट्वाइस r दैट इज इक्वल टू 3, और दूसरा इक्वेशन होगा हमारा 4p प्लस ट्वाइस q दैट इज इक्वल टू 0, और तीसरा इक्वेशन होगा इसी में हमारा p प्लस 3q प्लस ट्वाइस r दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर आप इन तीनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, है ना, अगर आप इन तीनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें p q r की कुछ वैल्यूज मिलेंगी, है ना। हमने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू ले ली है बिना सॉल्व करके, आप इसे सॉल्व करिएगा, क्लियर है। तो p की वैल्यू आपको मिलेगी 1, और q की वैल्यू आपको मिल जाएगी -2, और r की वैल्यू आपको मिलेगी -3। अब 3 वैल्यू आपके पास आ गई, आपको वैल्यू निकालनी है ट्वाइस p प्लस q माइनस r की, रख दीजिए सिंपली। कितना आएगा, 2 टाइम्स 1 2, एंड यहाँ पर q दैट इज -2, एंड r कितना है, r है 3, सो -3। तो व्हाट, -5 -2 -3, तो विच ऑप्शन, यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स n क्रॉस n, यहाँ पर n क्रॉस n ऑर्डर का हमें एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया गया है। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इज, पूछा गया है कि इस मैट्रिक्स में कितने मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं हमारे, है ना। आपको पता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, कोई सब एग्जांपल ले लो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, उसमें काउंट करो कितने मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे, और उसी वैल्यू को n के लिए रख दो, है ना, फॉर्मूला मिल जाएगा आपको। बताइए, ट्राई करिए इसे, ट्राई इट। ओके, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया हिंट में, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, है ना। अब सॉल्यूशन देखेंगे, तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है AIJ फॉर्म का, और उससे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का बोलते हैं जब हमारी रो का नंबर जब i j से बड़ा हो, तो उस केस में हम AIJ इन सारी एंट्रीज को 0 ले लेते हैं, है ना। उस केस में हम AIJ अपनी सारी एंट्रीज को कैसा, 0 ले लेते हैं। तो वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एक केस। तो हम कोई भी एग्जाम्पल की फॉर्म में एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसी तरीके से डिजाइन कर लेते हैं, है ना। तो हमने 3x3 का एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिजाइन कर लिया, यहाँ पर बना लिया, जिसकी एंट्रीज हमने कुछ इस तरीके से ले ली रैंडमली, 1 2 3 5 6 7, है ना। और अब देखिए क्योंकि अपर ट्रायंगुलर है तो यहाँ पर हमें ऊपर का ये ट्रायंगल मिल रहा है जिसमें 2 3 और 6 एंट्रीज है हमारे पास, दिस ट्रायंगल। और यहीं अगर हम देखें इस ट्रायंगल के नीचे, इसकी सारी एंट्रीज कैसी हो गई, 0 हो गई। क्वेश्चन में पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने चाहिए, मतलब कि अगर हम 3x3 का मैट्रिक्स बना रहे हैं तो इसमें हमें कम से कम 3 जीरो चाहिए, कम से कम 3 जीरो एंट्रीज चाहिए, है ना। मिनिमम कम से कम 3 जीरो एंट्रीज चाहिए ए के लिए। तो अगर आप देखो यहां से इन ऑप्शंस को कंपेयर करो, तो अगर हम n इज इक्वल टू 3 रखते हैं 3x3 मैट्रिक्स में, तो हमें ये ऑप्शन सही मिलता है, कौन सा, n-1/2, जो कि हमें 3 आंसर दे रहा है इस केस के लिए। बाकी सारे ऑप्शन में अगर हम 3 की वैल्यू रखते हैं तो वहां से हमें करेक्ट ऑप्शन देखने को नहीं मिल सकता। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके भी अपने ऑप्शंस को जान सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। तो यहाँ पर हमें क्या बोला, नंबर ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू 3, और किस फॉर्मूले से आ रहा है ये आ रहा है n टाइम्स n-1/2 से। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए। और यहां से आप बोल सकते हो कि किसी भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस का सिंपल सा फॉर्मूला हम कैसे देंगे, ये देंगे हम n टाइम्स n-1/2 से, है ना, n टाइम्स n-1/2 से। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट अगेन इजी वन। इसमें हमारे पास हमें 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं। एक मैट्रिक्स है A जिसकी एंट्री है 1 2 3 4 टाइप से,
और दूसरा मैट्रिक्स हमें बी दिया गया है जिसकी एंट्रीज हैं कुछ A00B टाइप से, और यहां पर ए और बी ये दोनों ही नेचुरल नंबर n से बिलोंग कर रहे हैं। तब है ना 10 हमारे पास चार ऑप्शन हैं A B C D। और देखिए पहले ऑप्शन हमसे बोला यार देयर एग्जिस्ट मोर देन वन फाइनाइट नंबर ऑफ बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। मतलब ऐसे कई सारे बी हो सकते हैं जिसमें कि ए बी और बी ए इक्वल आ जाए, या फिर केवल एक ही बी मिलेगा दूसरे ऑप्शन के लिए, या फिर केवल एक ही बी मिलेगा जिसके लिए ए बी और बी ए की वैल्यू इक्वल होगी, या फिर ऐसे कई सारे बी होंगे जिसके लिए हमें ए बी और बी ए इन दोनों की वैल्यू सेम देखने को मिलेगी, या फिर कोई सा भी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जहां हमें ए बी और बी ए की वैल्यू सेम देखने को मिले। क्लियर है ये? तो विच ऑप्शन यस ऑप्शन सी। अब देखेंगे कैसे। उसने बोला है कि ए बी और बी ए, तो सिंपली हमारे पास ए बी है बी बी है, तो ए बी और बी ए निकालना है सबसे पहले, है ना। तो सबसे पहले हमने ए बी को फाइंड किया, तो ए है हमारे पास 1 2 3 4 और बी है हमारे पास A00B। मल्टीप्लाई करते दोनों को क्या मिलेगा, 1 टाइम्स ए दैट इज ए, 2 टाइम्स 0 0 एंड 1 टाइम्स व्हाट 1 टाइम्स 0 0 एंड 2 टाइम्स बी 2B। ऐसे ही 3 का हम करेंगे ए में और 4 करेंगे 0 में, क्या मिलेगा 3A। और ऐसे ही 3 करेंगे हम 0 में, 4 करेंगे बी में, क्या मिलेगा 4B। और इसी तरीके से हम बी ए को फाइंड करेंगे, क्या मिलेगा, बी की वैल्यू है हमारे पास A0 पर A00B। और इसी तरीके से ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है 1 2 3 एंड 4। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को 1 से दैट इज 1, और यहां से देखिए सो a टाइम्स 2 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस a प्लस 0। और इसी तरीके से 0 को हम a में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और b को हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे वहां आएगा 3b। और इसी तरीके से हम 0 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे और b को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमें ए बी की वैल्यू कुछ ये मिलेगी और बी ए की वैल्यू हमें कुछ इस तरीके से यहाँ देखने को मिलेगी। तो अगर ए बी और बी ए, अगर बेटा ए बी और बी ए की वैल्यू आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ से क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो देखो ए तो ए के बराबर है, क्लियर हो गया। अब 2B 2A के बराबर होना चाहिए, 2B 2A के बराबर होना चाहिए, इसी तरीके से 3A 3B के बराबर होना चाहिए, और यहाँ पर ये 4B 4B के बराबर तो है ही। तो मतलब कि ए बी के बराबर होना चाहिए, ए बी के बराबर होना चाहिए। तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज, ऐसी तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी मिल जाएंगी, है ना। हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे, मतलब कि हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबिलिटीज होंगी बी के लिए, जहां ए बी बी ए के इक्वल होगा। क्या बेटा, जहां ए बी बी ए के इक्वल हो, ऐसी कितनी इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबिलिटीज होंगी। तो दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर इनफाइनाइटली मेनी बीज। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें ए दिया गया है, ये क्या है 1 -2 3 -4 2 5, और हमें बी भी दिया गया है जो कि है 2 3 4 5 एंड 2 1। तब हमें बताना है क्या कि ए बी और बी ए एग्जिस्ट करेंगे और इक्वल भी होंगे, और ए बी और ए बी ए एग्जिस्ट होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। ए बी एग्जिस्ट करेगा लेकिन बी ए इक्वल नहीं होगा, और ए बी एग्जिस्ट नहीं करेगा और बी ए एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? तो ये चार ऑप्शन है, सिंपली अगेन अ सिंपल वन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्लीज ट्राई इट एंड सॉल्व। आपको पता ही है कि अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और इनका मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स बी की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, है ना। तो यहाँ से आप क्लियरली देख पाओगे कि ये एग्जिस्ट कब करेगा कब नहीं करेगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे। अगर एग्जिस्ट करता है तो, नहीं करता तो नहीं करोगे। तो प्लीज ट्राई इट, टेक योर टाइम। विच ऑप्शन नाउ, सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा बी। कैसे देखते हैं, सॉल्यूशन चलते हैं इसके। तो हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि है 1 -2 3 एंड 4 -4 2 5, और वही मैट्रिक्स बी दिया हुआ था 2 3 4 5 एंड 2 1, है ना। हम यहाँ पर रो वाइज एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं केवल। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा जो मैट्रिक्स ए है ना, हमारा जो मैट्रिक्स ए है वो 2 क्रॉस 3 का है। वो किसका है, वो है 2 क्रॉस 3 का। और वहीं अगर हम मैट्रिक्स बी को देखें तो ये 3 रो एंड 2 कॉलम, ये 3 क्रॉस 2 का है ना, 3 क्रॉस 2 का है।
अब यहां से हम देख पा रहे हैं क्या कि अगर हम ए बी को फाइंड करते हैं, अगर हम ए और बी को, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने 3, इसमें नंबर ऑफ रो कितनी 3, तो मतलब ए बी एग्जिस्ट कर गया। और वहीं अगर हम बी ए को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, मतलब कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2, इसमें नंबर ऑफ रोज 2, तो ए बी और बी ए दोनों ही एग्जिस्ट कर गए, है ना। और हम देख पा रहे हैं कि ए बी एक 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा, है ना। ए बी किसका 2x2 का, जबकि बी ए किसका बेटा, बी ए 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा, है ना, 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो अब हम यहां पर देख पा रहे हैं क्लियरली क्या कि क्योंकि ए बी 2x2 का बन रहा है और बी ए किसका 3x3 का बन पा रहा है, तो ये दोनों ही मैट्रिक्स आपस में कभी भी इक्वल नहीं होंगे क्योंकि इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है। यहाँ पर पहली कंडीशन फेल होगी किसकी, इक्वलिटी की। इक्वलिटी की पहली कंडीशन क्या थी, यही थी कि इनका ऑर्डर आपस में इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कंडीशन ही फेल हो गई, इसलिए हम बोल सकते हैं क्या कि ए बी बी के इक्वल नहीं होगा। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में देखिए बोला गया है क्या कि इफ ओमेगा डजंट इक्वल टू 1 इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा दिया गया जो कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, और हमें एक मैट्रिक्स एच भी दिया गया है जो कि है ओमेगा 0 0 ओमेगा। तो हमसे सिंपली पूछा गया है कि ओमेगा की पावर सॉरी एच की पावर 70 क्या होगी, एच की पावर 70 क्या होगी बताइए। तो यहाँ से आप एच है हमारे पास, एच स्क्वायर फाइंड करोगे, एच क्यूब फाइंड करोगे, है ना, फिर देखोगे क्या कुछ रिलेशन मिल रहा है हमें। सॉल्व करिए इसे, प्लीज टेक योर टाइम। विच ऑप्शन, ओके ओके, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं इसके। सॉल्यूशन आंसर, यस एट आंसर होगा ए। ओके, तो देखिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। हमें दिया हुआ था एच और बोला जा रहा है कि ओमेगा हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, हमें चाहिए एच टू पावर 70। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए एच हमारे पास है ओमेगा 0 0 ओमेगा, इसी में हम एच को अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिलेगा ओमेगा स्क्वायर 0 0 और ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए एच क्यूब क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ओमेगा क्या मिला, ओमेगा क्यूब 0 0 ओमेगा क्यूब। आप जानते हैं अगर ओमेगा एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 0 0 1 हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, है ना। कैसा मिल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना। अगर आइडेंटिटी हमें हम किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलता है, वही मैट्रिक्स, हम जानते हैं ये प्रॉपर्टी। तो इसी का यूज करते हुए एच टू पावर 70 क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा टू पावर 70 0 0 टाइम्स ओमेगा की पावर 70, है ना, कुछ इस तरीके से। क्योंकि यहाँ देखिए क्यूब था तो यहाँ क्या मिला, क्यूब मिल गया। तो कुछ इसी तरीके से हमने से ये लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए इस ओमेगा की पावर 70 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 69 टाइम्स ओमेगा, एंड दिस इज 0 एंड दिस इज 0 एंड ओमेगा की पावर 69 टाइम्स ओमेगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या कि इसे ओमेगा की पावर 69 को हम लिख सकते हैं क्या, ओमेगा की पावर 3 टाइम्स 23 टाइम्स ओमेगा एंड 0 0, एंड इसे भी हम सेम इसी तरीके से लिख लेंगे ओमेगा टू पावर 3 टू दी होल पावर 23 टाइम्स व्हाट, टाइम्स ओमेगा। अब देखिए ओमेगा टू पावर 23 क्या होता है, 1 टू दी पावर 23 कितना हो गया, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू व्हाट 1, और 1 की पावर 23 1, तो हमें मिल गया सिंपली ओमेगा, ये वाली एंट्री A11। और इसी तरीके से अगर हम A22 को देखें तो इसमें ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और इसकी पावर 23 तो अगेन 1 टाइम्स ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। तो हमें यहाँ पर सिंपली मिला ओमेगा 0 0 ओमेगा, जो क्या है ना, जो कि एच ही है, जो क्या है बेटा, जो कि हमारा एच ही है। तो इसी तरीके से हमें ओमेगा टू पावर एच टू पावर 70, इसकी वैल्यू क्या मिली, इसकी वैल्यू हमें मिल गई एच, कितनी बेटा, एच। तो इसी तरीके से हम कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, लेकिन आप प्रैक्टिस करना ना भूलें, है ना। अभी हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया, आप जेई मेंस के PYQs और इसी तरीके के कई आसान क्वेश्चन से ट्राई करिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस में यूज होगी। और यहाँ PYQ के सॉल्यूशन, है ना, PYQ के सॉल्यूशंस या कुछ भी इसमें आपको डिस्कस करना हो, ये आप हमसे हमारी डाउट क्लियरिंग सेशन जो कि 9 to 6 लाइव चलती है, इसमें पूछ सकते हैं, है ना। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।